चैप्टर नंबर है 6 ही है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी के बारे में विच इज़ इलास्टिसिटी। ठीक है, और बस यही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पूरे लेसन में। और फ्रिक्शन भी है बट इट इज़ अगेन डिलीटेड फ्रॉम 2021 सिलेबस, बट हम लोग पढ़ेंगे ऊपर थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आपको। सो हम लोग ये दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 इज़ इलास्टिसिटी एंड नंबर 2 इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये सब क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। इट्स अ रबर बैंड है ना, अब इस पर मैंने फोर्स लगाया, सो व्हाट हैपन्स, इट्स शेप चेंजेस। इफ़ आई से दिस इज़ अ स्ट्रिंग, एक रस्सी की तरह सोचो इसको, थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रिंग, एंड इफ़ आई पुल इट, ऐसे मैंने खींचा, क्या हो रहा है यहाँ पर, इट्स लेंथ इंक्रीजेस। सो व्हेन यू अप्लाई फोर्स एंड इफ द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है, नोट डाउन करो पहला पॉइंट, डीफॉर्मिंग फोर्स। कैसे लिखेंगे उसको, डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी चीज़ पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, इफ़ आई एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे उसका, इफ़ आई एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी भी चीज़ पे अगर हमने फोर्स लगा दिया तो क्या इफेक्ट हो सकता है उस पर, डिस्प्लेसमेंट सही वर्ड है, एक्सेलरेशन सही वर्ड है। इफ़ आई एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट द बॉडी विल हैव सम एक्सेलरेशन ए। ठीक है, वो डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा वी डोंट नो, बट उसका एक्सेलरेशन होगा, है ना। डिस्प्लेस होगा नहीं होगा दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, बट इन एनी केस द फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये पहला चीज़। दूसरा, फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द शेप और साइज। मतलब ये क्या कर सकता है, ये डिफॉर्म कर सकता है। डिफॉर्म का मतलब है शेप चेंज करना। तो फोर्स के दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो ये जो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, इट इज़ चेंजिंग द शेप, है ना। सो डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ अ फोर्स, it is a force that causes change in shape और size, या फिर इन जनरल आप बोल सकते हो डायमेंशन। शेप साइज को ही हम लोग फिजिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं डायमेंशंस। सो इट विल चेंज द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इट इज़ अ फोर्स दैट कॉजेज चेंज इन शेप और साइज और डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। बुक में थोड़ा सा अलग हो सकता है स्टेटमेंट। ठीक है, बुक का स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट द साइज और शेप और बोथ चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन रिलेटिव पोजिशंस ऑफ मॉलिक्यूल, सच अ फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये बुक में दिया है। ठीक है, ये भी लिखोगे तो चल जाएगा। और अब ये जो शेप या साइज में या दोनों में जो चेंज आ रहा है, जो डायमेंशंस में चेंज आ रहा है, दिस चेंज इन डायमेंशंस, the change in shape or size or both in an object is called deformation। क्या बोलेंगे इसे, deformation। तो किसी चीज़ के शेप साइज में चेंज आ गया तो उस प्रोसेस के लिए क्या नाम है, डीफॉर्मेशन। ये रबर बैंड था, ऐसा नॉर्मल कंडीशन में मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया, सो मैंने इसका क्या किया, डीफॉर्मेशन किया। सो दिस इज़ डीफॉर्मेशन। अब देखो, दो टाइप के डीफॉर्मेशन होते हैं, है ना, मतलब दो टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं मटेरियल। फॉर एग्जांपल ये रबर अगर देखोगे, इसको मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ। ठीक है, और ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिसमें हम चीज़ों को डिफॉर्म कर सकते हैं, फोर्स लगाया और शेप चेंज हो गया, ऐसे एग्जाम्पल्स। लाइट का कैसे, स्लाइम, हाँ स्लाइम तो बिना फोर्स लगाए भी शेप चेंज होता है, बेचारा ढीला ढूला रहता है।
क्ले वो जो मोल्डिंग क्ले होता है, छोटे बच्चे खेलते हैं, है ना। सो दैट मोल्डिंग क्ले अगर आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो इट्स शेप चेंजेस। रबर के भी केस में ऐसे ही हो रहा है, फोर्स लगाया शेप चेंज हो गया। और टू व्हीलर के ऊपर बैठ जाओ तो टायर का शेप क्या होता है, चेंज होता है या नहीं होता है? हाँ, सीट का भी होता है, सीट का भी शेप चेंज होता है ना। इस बेंच पे बैठते हो तो बेंच का शेप चेंज होता है क्या, होता है कि नहीं होता है? एक काम कर, रौनक खड़ा हो, कुछ फील हुआ क्या? आपको नहीं, आपको फील हुआ क्या? कुछ नहीं फील हुआ? रौनक बैठ, फील हुआ? हाँ या नहीं? ऐसे बता रहे हो? हाँ, बेंच बेंड हुआ क्या? हाँ, अब तू खड़ा हो जा, रौनक फील कर, क्या फील हो रहा है? बेंच ऐसे बेंड होता है, लाइक दिस, ठीक है। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो, एक बेंच बीच में रख दो और आपके दोस्त को उसके ऊपर खड़ा होने बोलो एंड लुक एट द कर्वेचर ऑफ बेंच। बेंच ऐसा है, आपका दोस्त खड़ा हो जाएगा तो बेंच बेंड हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि दोस्त बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए, थोड़े बहुत वेट से भी वो बेंड होता है ना। फॉर्चुनेटली वो टूटता नहीं है, उतना अच्छा बनाया है हमने, है ना। तो कंस्ट्रक्शन के वक्त ये भी पता होना चाहिए कि देखो ये लेसन का इम्पोर्टेंस क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी का, ये आप समझ लो पूरा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हो। तो इस लेसन में हम लोग वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये बीम्स जो है ना, दीज आर द स्ट्रक्चर विच बेयर्स द वेट ऑफ दिस बिल्डिंग। ये है बीम जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी बीम है, और जो ये वर्टिकल है दीज आर पिलर। ये दीवार बिल्कुल वेट नहीं बेयर करती है, अगर दीवार के भरोसे रहेंगे तो फिर कुछ भरोसा नहीं अपना, है ना। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच बेयर द वेट। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना अपनी ही इस बिल्डिंग में, ये पिलर का साइज़ देखो, हम लोग ऊपर के फ्लोर पे, ठीक है। फिर नीचे पार्किंग का पिलर का साइज़ देखना, क्या दोनों की पिलर का साइज़ सेम है? ऐसा क्यों? ज़्यादा रहता है। किसी भी बिल्डिंग में देख लो, पार्किंग के पिलर का साइज़ ज़्यादा रहता है, पार्किंग अगर नीचे है तो, और ऊपर के पिलर्स का साइज़ कम होते जाता है। कुछ तो होगा उसके पीछे फिज़िक्स, है ना, तभी जाके इतना, क्योंकि बड़ा पिलर बनाना है तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, छोटा पिलर बनाना है तो पैसा बचने वाला है, तो पूरी बिल्डिंग छोटे पिलर से बनाते हैं ना, है ना। तो ऐसा नहीं करते, नीचे पिलर हमेशा बड़े रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ज़्यादा बेटर रहते हैं। ऊपर वाले उसको ज़्यादा वेट नहीं बेयर करना है ना। इसके ऊपर किसका वेट है? नेक्स्ट फ्लोर का, उसके ऊपर तो फ्लोर ही नहीं है। नीचे वाले पिलर पे किसका वेट है? सारे फ्लोर का, पूरी बिल्डिंग का। सो उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एंड हाउ टू मेजर दैट स्ट्रेंथ, तो वहाँ पर एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी, या फिर आपने सीमेंट की ऐड में देखा होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये वर्ड सुना है क्या सीमेंट की ऐड में? मैं ऐड भी बताता हूँ, अंबुजा सीमेंट की ऐड आती है, विराट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाला अंबुजा सीमेंट, ऐसा बोलता है वो, है ना। तो वहाँ पर वो वर्ड यूज़ करता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इट इज़ दिस, एंड दिस डिटरमाइंस कि आपकी बिल्डिंग कितना वेट बेयर करेगी। तो कंस्ट्रक्शन वैसा होना चाहिए कि उस बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो वैसा होना चाहिए, है ना। कुछ भी स्ट्रक्चर बना दिया तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, है ना, जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। डिफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन? चेंज इन व्हाट? शेप और साइज ऑफ, शेप और साइज और बोथ, दोनों भी हो सकता है। और चेंज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, एंड द फोर्स दैट कॉजेज दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो डिफॉर्मेशन करता है उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब दो टाइप के आपने एग्जांपल्स बताए थे मुझे डिफॉर्मेशन के, वही एग्जांपल्स लेते हैं। एक तो आपने बताया था कोई चाइना क्ले, या क्या बोलते हैं उसको, क्ले ही बोलते हैं, मोल्डिंग क्ले, मोल्डिंग क्ले, है ना। और कोई एग्जांपल है मोल्डिंग क्ले जैसा जिसमें फोर्स लगा है और शेप चेंज हो रहा है? बलून ले सकते हो, बलून को ये वाली कैटेगरी में रख देंगे। बलून का डबल ओ है, क्या है?
डबल एल और डबल ओ, ठीक है। बलून और बताओ, और ऐसी कोई चीज़? दो, सही है ना। दो मतलब मराठी में त्याला म्हणतात कणिक, है ना, डो। पाव कौन सी कैटेगरी में आएगा? पाव भी तो खाते हैं हम लोग, पाव कौन सी कैटेगरी में आएगा दोनों में से? यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, रबर, रबर बैंड। हाँ आप बोलो रौनक। मैंने यहाँ पर दो कैटेगरी बनाई है, थिंक ऑफ दिस टू कैटेगरी। एक है मोल्डिंग क्ले, डो, ऐसे मटेरियल, दूसरा है बलून, रबर बैंड, ऐसे मटेरियल। आप बताओ आपने कौन सा नाम भी? हाँ पाव, पाव कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए? पाव का थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, बाद में करते हैं पाव का डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का आंसर ये है, कुछ लोगों का आंसर ये है ना। और मेरे हिसाब से तो दोनों भी सही है, मेरे हिसाब से तो दोनों भी सही है। इधर भी आता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में वो इधर आता है, कुछ कंडीशंस में वो इधर आता है। दाबेली का होगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, मिसल पाव का होगा तो वो इस कैटेगरी में आता है, सही बात है ना। ठीक है, तो पाव का डिस्कशन नहीं करते, वी विल कीप इट असाइड, नाश्ते के लिए ही रखते हैं उसको। तो दो कैटेगरी देखा, यहाँ पर क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज? ये जो ऑब्जेक्ट्स है, व्हेन यू अप्लाई फोर्स द शेप चेंजेस, व्हेन यू रिमूव द फोर्स वापस रीगेन नहीं करता है, इट विल नॉट रीगेन इट्स शेप। मैंने आपको चाटा मारा और आपका गला ऐसा दब गया, और बाद में क्या होगा? बाद में शेप वापस से रीगेन हो गया। तो हमारी स्किन कौन सी कैटेगरी में आती है? तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल्स, इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। एंड दिस कैटेगरी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक का लिटरली मतलब प्लास्टिक नहीं होता है ना। दिस इज प्लास्टिक इन फिजिक्स। प्लास्टिक का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जिन पर फोर्स लगाया, शेप तो चेंज हो रहा है, बट व्हेन यू रिमूव द फोर्स इट विल नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज, ठीक है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्लास्टिक, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। और इलास्टिक मटेरियल कौन से? द मटेरियल विच रिगेन्स देयर शेप और द ऑब्जेक्ट्स विच रिगेन देयर शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल्स। तो अब ये मैंने क्लियर कट डेफिनेशन बता दिया, इलास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है। रबर कौन से कैटेगरी में आने वाला है? क्यों? फोर्स लगाया, शेप चेंज हुआ, फोर्स रिमूव किया, शेप रिगेन कर लिया, है ना। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? इलास्टिक। आप बेंच पे बैठे, बेंच बेंड हुआ, आप खड़े हो गए, बेंच वापस से नॉर्मल हो गया, देख लो बाकी के बेंच नॉर्मल है, बेंड नहीं है। आप जिस पे बैठे हो वो स्लाइटली बेंड है, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इलास्टिक कैटेगरी में आएगा। तो आप जिस बेंच पे बैठे हो उसका वुड, उसके नीचे जो मेटल का फ्रेम है वो सारा इलास्टिक है, मेटल के रॉड या एंगल जो भी लगा है, ऑल दोज थिंग्स आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। सो इन जनरल मेटल्स आर इलास्टिक, मेटल्स इलास्टिक होते हैं, उनका अगर उनको फोर्स लगा के शेप चेंज करो सो दे कैन रिगेन देयर शेप। सो इन जनरल मेटल्स आर इलास्टिक। तो यहाँ पर मैं इन जनरल डायरेक्ट मेटल ही लिख रहा हूँ, मेटल्स, है ना। इसमें भी कुछ है चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि भाई अगर मेटल इलास्टिक है तो उसको अगर हथौड़ा मारो तो शेप चेंज होता है और वो रिगेन नहीं करता है ना। सो देर आर सर्टन कंडीशंस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इन जनरल मेटल्स आर इलास्टिक, ठीक है। इसलिए कंस्ट्रक्शन में जो हमारे पिलर्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा मेटल्स यूज़ होता है टू गिव दैट इलास्टिसिटी थ्रू दिस स्ट्रक्चर, है ना। तो वहाँ पर मेटल का यूज़ हो रहा है, आयरन का यूज़ होता है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं कि इन कैटेगरी में, और एग्जाम्पल के बारे में सोचो। स्पंज, स्पंज कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्पंज। और एग्जाम्पल बताओ। चिविंग गम, हाँ चिविंग गम, यू आर राइट। कौन से कैटेगरी में आएगा? सही है ना, इस कैटेगरी में आएगा ना। ऐसे करते हैं तो शेप चेंज होते रहता है ना, रीगेन नहीं करता है। और एग्जाम्पल बताओ। टायर, टायर कौन सी कैटेगरी में आएगा? इन्फ्लेटेड टायर,
इन्फ्लेटेड मतलब हवा से भरा हुआ टायर, इस कैटेगरी में आएगा। इन्फ्लेटेड टायर। हमारे जो शूज़ के सोल होते हैं कौन सी कैटेगरी में आने चाहिए? शूज़ के सोल, सोल्स ऑफ शूज़ इलास्टिक में आएंगे। प्लास्टिक में आते तो सोचा ऐसे दबते जाता है ना। और बताओ और कौन से आएंगे प्लास्टिक की कैटेगरी में? बताओ। कॉपर। कॉपर क्या होता है? नहीं पता मेरे को। पॉपकॉर्न। मास्क लगाते तो पता नहीं। कौन से कैटेगरी में आएगा? इधर डाल दूँ पॉपकॉर्न। ठीक है फाइन। और स्किन कौन सी कैटेगरी में आएगी? स्किन। हार्ट के जो टिश्यूज़ है, कार्डियक टिश्यूज़, एओर्टा जो होता है, बायोलॉजी अगर पढ़ा होगा, हार्ट के अंदर आने वाली एक बड़ी सी ट्यूब होती है जिसको एओर्टा बोलते हैं। तो या फिर हार्ट के कोई भी टिश्यू ले लो, वो कैसे होते हैं? इलास्टिक या प्लास्टिक? यार इलास्टिक। टिश्यूज़ ऑफ हार्ट, हार्ट टिश्यूज़ बोलेंगे हम उसको, हार्ट टिश्यूज़, दीज आर इलास्टिक। अगर इलास्टिक नहीं होते तो हार्ट ऐसे फूलता, फिर रिगेन ही नहीं करता शेप, फूला ही रहता। सोचो, नहीं अच्छा लगता है ना। हार्ट अगर छोटा हो जाता तो छोटा ही रहता, वापस से फूलता ही नहीं। तो वहाँ पर जो टिश्यूज़ है, दोज टिश्यूज़ शुड बी इलास्टिक, वो इलास्टिक होता है ना। मसल्स कैसे होते हैं? इलास्टिक कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, प्लास्टिक कैटेगरी के बताओ। अभी इलास्टिक के तो बहुत हो गए। कीचड़, कीचड़ को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, लेकिन क्या लिखे क्या बोर्ड पे? कीचड़ लिखो, मड। ये आ गया प्लास्टिक। और बताओ, मैं ही एग्जांपल दे रहा हूँ सारे। ऐसी चीज़ें जो फोर्स लगाया, शेप चेंज हो गया और रिगेन ही ना करे, है ना। कार एक्सीडेंट, क्रैश ऑफ अ कार, लेकिन वो मेटल की होती है एंड दैट्स वाई इलास्टिक है। बट दैट पार्ट इटसेल्फ इज़ अ कोलिजन। कोलिजन हमने शायद से मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। दो टाइप के कोलिजन पढ़ा है क्या? इलास्टिक एंड प्लास्टिक कोलिजन। हाँ, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। शेप चेंज होता है, बट इसमें मैंने बताया था मेटल को ऐसे हैमर से मारा तो शेप परमानेंट चेंज होता है, वो वाली डिस्कशन में आएगा ये, है ना। दैट कंडीशन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। आप किसी भी चीज़ पे एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दो तो वो अपना शेप परमानेंटली चेंज कर देगी, है ना। तो वो कैटेगरी है, उसको बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। और बताओ ऐसे चीज़ें जो इस कैटेगरी में है, याद आ रहा है कुछ और? ठीक है, बुक में ज़रा नज़र मार लो, बुक में और कुछ दिया है क्या? हाँ, तो फुटबॉल इटसेल्फ इज़ इलास्टिक। फुटबॉल इटसेल्फ इज़ इलास्टिक। फुटबॉल इस कैटेगरी में आएगा, है ना। सारे टाइप के बॉल्स इस कैटेगरी में आएंगे, इलास्टिक में। इन केस ऑफ रबर, इफ़ आई एक्सर्ट फोर्स, ठीक है, मैं यहाँ रबर के ऊपर दो मार्किंग कर रहा हूँ। दीज टू ब्लैक मार्किंग दिख रहा है कि लास्ट तक? हाँ, तो ये जो मार्किंग है, लेट अस से दीज आर मॉलिक्यूल्स, है ना। अब मैंने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। व्हाट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल पोजीशन और सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल? इंक्रीज हो गया। सो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस व्हेन वी एक्सर्ट डिफॉर्मिंग फोर्स। सो डिफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? रिलेटिव मतलब एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस था, सेपरेशन था। रिलेटिव पोजीशन वी विल कॉल इन जनरल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल, एटम सब कुछ आ सकता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ बॉडी चेंजेस, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती है। और इसी का अपोजिट होता है रिजिड बॉडी, जिसमें कोई भी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर दिस बीम एज अ रिजिड बॉडी। इस बीम को या इस सीलिंग को हम लोग रिजिड बॉडी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इफ़ वी एक्सर्ट ऑर्डिनरी फोर्स मतलब विद इन सर्टन लिमिट, तो इसका मॉलिक्यूल्स का लोकेशन कभी चेंज नहीं होगा। इफ़ आई से ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल तो आज भी उतने ही डिस्टेंस पे है और 10 साल के बाद भी, 10 साल नहीं, लेट अस से 1 साल के बाद भी उतने डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है।
तो रिलेटिव पोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड इन केस ऑफ रिजिड बॉडी एंड रिलेटिव पोजिशन चेंजेस इन केस ऑफ सच बॉडीज़, है ना, जो कि प्लास्टिक और इलास्टिक है ना। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? रिजिड, जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, वो इसी से आता है। रिजिड बॉडी में हम लोग रिलेटिव पोजीशन फिक्स कंसीडर करते हैं, है ना। रिजिड बॉडी डायग्राम भी देख लोगे तो वहाँ पर भी वही है, रिलेटिव पोजीशंस आर फिक्स्ड। वहाँ पर हम लोग पोजीशन, एक बार मैंने बता दिया कि ये है, इसके रिलेटिव दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। इस मार्कर के अंदर कैप यहीं पे रहेगा और इसका एंड, बैक एंड ये यहीं पे रहेगा, ये अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे थ्रू आउट, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इलास्टिक बॉडीज़ है, दीज आर समथिंग स्पेशल, है ना, इनमें बहुत सारी खास बात है। तो वो क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में। सो सबसे पहले तो देर आर 2 प्रॉपर्टीज़ दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। पहला प्रॉपर्टी कौन सा है? इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? पहला प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। क्या प्रॉपर्टी है उसमें, क्या खास बात है? यस, द ऑब्जेक्ट रिगेन्स द शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी और द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it regains its original dimensions, shape or size, shape and or size after removal of deforming force. The property of a body due to which it regains the original dimensions after removal of deforming force is called elasticity. ठीक है, तो इसका ही अपोजिट क्या था? प्लास्टिसिटी। क्या डेफिनेशन लिखना चाहिए? प्लास्टिसिटी के लिए क्या डेफिनेशन लिखना चाहिए? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो रिगेन की जगह डू नॉट रिगेन लिख दो, है ना। अपना शेप रिगेन नहीं करेगी। सच ऑब्जेक्ट आर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। इतना इंक्रीज होता क्या? नहीं, लेकिन लेंथ इंक्रीज होता क्या? यस, द लेंथ विल इंक्रीज, बट ऑब्वियसली मेटल है तो स्लाइटली द लेंथ इंक्रीजेज स्लाइटली। सो लेट अस से ये एक्सटर्नल फोर्स लगा, वी हैव अ वायर, इट इज़ फिक्स्ड एट दिस एंड, हमने सीलिंग को फिक्स कर दिया ऐसा, है ना। एंड देन वी हैव एक्सर्टेड सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। कैसे? वजन लगा दिया, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही व्हाट विल हैपन? द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स विच इज डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। So length of the wire increases. This was original length L. Let us call this as increase in length small l, या कुछ बुक में इसके लिए डेल्टा एल यूज़ किया है। आपका चॉइस है कौन सा यूज़ करना है। वी विल यूज़ दिस स्मॉल एल। स्मॉल एल इज इंक्रीज इन लेंथ और वी कैन कॉल दिस एज इलोंगेशन। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? नाउ थिंक ऑफ एटॉमिक लेवल। मेटल है तो मेटल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे छोटे छोटे, मेटल के अंदर एटम्स होंगे ऐसे। थिंक ऑफ दीज एटम्स। 2 एटम्स की अगर बात करें तो ये एटम 1, ये दूसरा एटम, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कुछ तो बॉन्ड जैसा कुछ होता है। ये स्ट्रक्चर ही है अपने पास, देखो, है ना। ये एक एटम है, ये दूसरा आइटम है, दोनों के बीच में ये क्या है? डंडी। क्या ये? इट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड के अलग अलग टाइप होते हैं ना। कौन से टाइप होते हैं? केमिकल बॉन्ड्स के। अब केमिस्ट्री आ गया, देखो फिजिक्स में। कोवेलेंट बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड, अच्छा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है। और मेटल बॉन्ड सुना है क्या? मेटेलिक बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स भी होते हैं, है ना। तो अगर मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड। इन जनरल दीज आर बॉन्ड्स। कौन सा भी टाइप का बॉन्ड हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है। नाउ थिंक ऑफ दिस, दो आइटम्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड है ना। और ये बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है? इज़ इट समथिंग लाइक रिजिड रॉड, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। तो क्या होता है? इट इज़ सिंपली फोर्स। कैसा होता है देखो, केमिकल बॉन्ड, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ NaCl। कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा इसमें? आयनिक बॉन्ड। सोडियम का आइटम बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स, यहाँ पर पहले ऑर्बिट में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? अरे पता है कि नहीं पता है? हाँ तो बोलो ना। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? और ख़त्म किया। अच्छा, केमिकल बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है? कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्ड में टेक पार्ट करता है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर इंपॉर्टेंट। वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये बाकी अंदर का स्ट्रक्चर नहीं भी बनाया तो चलता है। सो लेट अस मेक इट सिंपल। ये मेरा एटम है जिसके अंदर वो सोडियम का एटम ले लो, जिसके अंदर ये 11 प्रोटॉन्स भी और ये 10 इलेक्ट्रॉन भी, और ये वो अकेला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में है। क्लोरीन के बारे में बताओ, क्लोरीन का क्या है स्ट्रक्चर? 17 में से 7 जो है वो बाहर है ना, ऐसे कुछ। तो अब होगा क्या, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाएगा। सो देर इज़ अ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब हो क्या रहा है? कुछ है क्या फिजिकली? कुछ है क्या? देर इज़ नथिंग, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। सो देर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो इसका न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा, इसका न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, विच इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा होगा रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। तो दो टाइप के फोर्स है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तब जाके बनता है बॉन्ड, ठीक है। सो बेसिकली बॉन्ड है क्या? दो न्यूक्लियस तो इतने दूरी पे है और उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर वो फोर्स है ना, वहाँ पर फोर्स है, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। तो एक डिस्टेंस पे जाके वो रुक जाएंगे। अगर नज़दीक आ जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेट, दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स विल डोमिनेट। तो एट दिस पोजिशन बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, और तब जो बनता है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। सो इन रियलिटी इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कुछ नहीं है ना। केमिकल बॉन्ड है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज वहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अगर इसको दूर करेंगे तो व्हाट विल हैपन? अट्रैक्टिव फोर्स उसको नज़दीक लेके आएंगे। अगर इनको नज़दीक करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करके उनको दूर लेके जाएंगे। सो दिस बॉन्ड इज समथिंग लाइक अ स्प्रिंग। थिंक ऑफ दिस कंडीशन। अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो वापस आ जाएगा, कंप्रेस करता हूँ तो दूर चला जाएगा। सो दीज केमिकल बॉन्ड्स आर सिमिलर टू बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग, है ना। समझने के लिए हम इसको स्प्रिंग के साथ ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इट डजेंट मीन कि फोर्स जो है, ये जो रिलेशन है ये बिल्कुल स्प्रिंग के फोर्स जैसा होता है, ऐसा नहीं है। इट इज़ अप्रोक्सीमेशन, बट समझने के लिए। तो दो एटम्स के बीच में जो ये हमने बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इट इज़ नॉट करेक्ट स्ट्रक्चर, ये फिक्स नहीं है। दिस शुड बी लाइक स्प्रिंग। मैंने इसको दबाया तो इट शुड पुश आउट, इसको खींचा तो इट शुड पुल। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। और ये सिर्फ NaCl के लिए नहीं है, ये इन जनरल सभी के लिए है। इन केस ऑफ ऑल मेटल्स, ऑल एटम्स हैविंग केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में देयर आर केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। मेटल होगा तो मेटेलिक बॉन्ड, NaCl होगा तो आयनिक बॉन्ड, है ना। और कुछ कार्बन कंपाउंड होगा तो कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बॉन्ड है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन काइंड ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जो भी होगा केमिकल बॉन्ड, इट इज़ नॉट रिजिड। ये खास बात है यहाँ पर सीखने वाली। सो व्हेन यू एक्सर्ट दिस फोर्स व्हाट विल हैपन, ये जो मॉलिक्यूल्स है सबसे नीचे वाले, उनको आप खींच रहे हो। इन टर्न दीज मॉलिक्यूल्स विल पुल
द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। सो इन जनरल ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऐसे पुल करेंगे। सिंस ये वाला पार्ट फिक्स है, व्हाट विल हैपन, पहले दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ये था, अब ड्यू टू एक्सेस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा, बहुत छोटा, बट ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स है एक लाइन में, देयर आर मोर देन मिलियंस, है ना, क्योंकि ये मेटल है ना, मेटल है तो आप सोच सकते हो कि एक पतली सी वायर में भी मिलियन से भी ज़्यादा एटम्स होंगे एंड दे आर इन स्ट्रेट लाइन। सो सोचो हर एक में बहुत छोटा चेंज भी आ जाए, सो दैट चेंज इज मल्टीप्लाइड एंड दैट्स वाई द लेंथ ओवरऑल इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। सो दिस इज हाउ द लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे ऐसे ही इसका लेंथ बढ़ता है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो ये हमने लेंथ तो बढ़ा दिया, ये स्प्रिंग जैसा था बॉन्ड और इसका लेंथ बढ़ के स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। अब ये स्प्रिंग इस मॉलिक्यूल पे किस तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर वाला तो फिक्स है, इस मॉलिक्यूल पे इस स्प्रिंग का फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। सो दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। ये किसका हुआ, एक मॉलिक्यूल का, ऐसे बहुत सारे, सबका टोटल फोर्स ऊपर की तरफ ही होगा। सो देयर इज नेट रिस्टोरिंग फोर्स against the external force. So that net restoring force, this is restoring force per unit area. per unit area क्यों किया, क्योंकि जितना ये वायर मोटा उतने मॉलिक्यूल्स ऐसे ग्रुप में आ जाएंगे और उतना वो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा, इसलिए हमने फोर्स पर यूनिट एरिया लिया। दिस गिव्स यू डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या है, इट इज़ इलास्टिक, ये कौन सा वाला रिस्टोरिंग फोर्स है, इट इज़ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट विल बी यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा इसका, ऊपर फोर्स है न्यूटन, न्नीचे एरिया है, अरे बोलो, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, CGS यूनिट बताओ, न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, सो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के जगह हम लोग यूज़ करते हैं, सुना है क्या, पास्कल, है ना, बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसका नाम पास्कल था, उन्हीं के नाम से, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, है ना। तो ये भी यूनिट कई जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे। ये क्लियर है कि स्ट्रेस कहाँ से आता है। हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि दिस इज़ प्रेशर, मैंने ये नहीं बोला कि दिस इज़ प्रेशर, मैंने सिर्फ यूनिट बताया। यूनिट अगर पास्कल है इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो प्रेशर का यूनिट हो, है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, ठीक है, बट इन जनरल वी विल यूज़ दिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन सम केसेस वी विल यूज़ दिस, कुछ केसेस में हम उसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कहाँ पर यूज़ करना है। ये क्लियर है क्या मैंने बताया, स्ट्रेस क्या होता है, इट इज़ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब थोड़ा ध्यान देना कि ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पर है, एटॉमिक लेवल पे। क्या हम जाके वहाँ पर दो एटम के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं, डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते। नाउ थिंक ऑफ दिस, इनिशियली जैसे ही मैंने लेंथ इस पर वेट लगाया, द लेंथ इंक्रीजेस, कब तक इंक्रीज होगा, एक लेंथ तक इंक्रीज होगा, उसके बाद जो इलोंगेशन है दैट विल स्टॉप। उसके आगे ये देखो मैंने इस पर फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ा, अब रुक गया ना, अब मुझे और लेंथ बढ़ाना है तो आई हैव टू इंक्रीज द फोर्स, वापस से फोर्स बढ़ाया, यहाँ पर आके रुक गया। क्यों रुका, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स वहाँ पर क्या हो गए, बैलेंस हो गए। सो अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, देर इज़ नो फर्दर इंक्रीज इन द लेंथ, देर इज़ नो फर्दर इंक्रीज इन द लेंथ। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, और उस केस में ये फॉर्मूला और छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। ठीक है, तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग इक्विलिब्रियम की राह देखते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल अटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और उस वक्त सारा ये फार्मूला से कैलकुलेशन होगा। ड्यूरिंग इलोंगेशन हम लोगों को नहीं पता है क्या हो रहा है। ड्यूरिंग इलोंगेशन ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला कम है, और ये इंक्रीज़ हो रहा है विद इंक्रीज इन द लेंथ, है ना।
तो ड्यूरिंग इलोंगेशन हम लोग नहीं स्टडी कर सकते, बट आफ्टर एट द एंड ऑफ इलोंगेशन हम लोग ये बता सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और जो एफ एक्सटर्नल लिखना चाहिए एंड रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये डेफिनेशन लिख लो स्ट्रेस का। स्ट्रेस इज इलास्टिक फोर्स पर यूनिट एरिया और एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कब लगाना है? इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम लोग जो केसेस पढ़ेंगे वो यही केसेस पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड या फिर ऑब्टेन और डिराइव डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। डायमेंशंस डिराइव करके बताओ, अभी करना है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस पूछा है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला पहले लिखो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशंस लर्न होने चाहिए, जो मैंने बताया था आपको, M/L/T-2। ये लर्न ही कर लो, हर जगह लगने वाला है। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ का पावर 2, मीटर मतलब लेंथ, स्क्वायर है तो पावर 2। क्या आ रहा है आंसर इससे? दिस इज़ 1 1, ये 2। क्या आ गया आंसर बताओ? M1 L कितना T-2, ये आ गया आंसर। नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट कॉल्ड एज स्ट्रेन, ठीक है। ये स्ट्रेन यहाँ पर इस केस में क्या है देखो, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, दिस रेशो इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। बट ये इस वायर के केस में है, यहाँ पर लेंथ बड़ा है एंड दैट्स वाई वी कॉल दिस एज लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब है अलोंग लेंथ। अलोंग लेंथ यहाँ पर स्ट्रेन आया है एंड इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जनरल डेफिनेशन है, स्ट्रेन इन जनरल इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन में लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना। इस केस में लेंथ है, बाकी केसेस में एरिया और वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन फार्मूला है। क्या फार्मूला है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में क्या क्या आ सकता है? शेप आ सकता है, लेंथ आ सकता है, सरफेस एरिया आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, कुछ भी, है ना। नाउ व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस? व्हाट विल बी यूनिट ऑफ स्ट्रेन? नो यूनिट। क्यों? कट हो जाएगा, इधर भी कट हो जाएगा, यूनिट कट हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशो है। सो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स। स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स, याद रखना है। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रेस और स्ट्रेन के टोटल 3 टाइप है हमारे सिलेबस में, है ना। तो तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे साइड बाय साइड। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों के 3 टाइप्स है। पहला आएगा लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल। टेंसाइल टेंशन से आया है। टेंशन किस में होता है? स्ट्रिंग में। लॉन्जिट्यूडिनल अलोंग लेंथ, बात एक ही है। किसी स्ट्रिंग में अगर स्ट्रेस आएगा तो उसको हम लोग ये बोलेंगे स्ट्रेस। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या आएगा? वही फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। एग्जाम्पल क्या होगा? एक वायर यहाँ से लटका दिया और उसको जाके मैं लटक गया। सो उस वायर में जो टेंशन आएगा वो ये वाला, उसमें जो स्ट्रेस आएगा वो ये होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल इज इलोंगेशन और चेंज इन लेंथ, कैपिटल एल इज ओरिजिनल लेंथ, ठीक है।
लिखते जाओ ये सेकेंड टाइप। अच्छा, इसमें एक और टाइप है, वो भी बताता हूँ, लिखेंगे नहीं, बताता हूँ ओरली। ये लिख लिया यहाँ तक। सपोज़ मैं ये रॉड के ऊपर खड़ा हो जाऊँ, एक रॉड है, इसके ऊपर मैं खड़ा हो गया, क्या होगा? उसका लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? ये प्रॉब्लम है। हाँ, रॉड पे खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेशन आएगा, द लेंथ विल डिक्रीज। ये बिल्डिंग के वजन की वजह से ये पिलर का लेंथ डिक्रीज होता है, ऑब्वियसली मिलीमीटर्स में या उससे भी कम में होगा इस केस में, है ना, बट द लेंथ डिक्रीजेस, है ना। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? अगेन अलॉन्ग लेंथ ही हो रहा है, बट टेंसाइल की जगह वहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे कॉम्प्रेसिव। वहाँ पर आ जाएगा, आपने बुक में क्या दिया है वो देखते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोला है इसको, है ना। अगर लेंथ कॉम्प्रेस होगा सो दैट विल बी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, इसी कैटेगरी में आएगा फर्स्ट वाले के। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ये कब? जब कोई रॉड के ऊपर प्रेशर लग रहा है ऊपर से, तो लेंथ कम होगी, ऐसा दब रहा है रॉड। कौन से केस में? आप सोच सकते हो, कोई भी हेवी चीज़ है जिसको रॉड के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है ना, तो उन सारे केसेस में ही आएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। फॉर्मूला सेम, स्ट्रेन के लिए भी फॉर्मूला सेम। अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप क्या आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का एग्जांपल देता हूँ मैं। इमेजिन करो कि वो बलून वाला जो एग्जांपल था आपने दिया हुआ, दिस इज़ बलून, और इसको हमने हर तरफ से फोर्स लगाया, हर तरफ से फोर्स लगा, बराबर फोर्स। क्या होगा? हर तरफ से बलून को दबाओ, क्या होगा? छोटा होगा साइज में। तो क्या हुआ यहाँ पर? वॉल्यूम हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है, वॉल्यूम हैज़ डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। ए क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर ए क्या था? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। यहाँ पर ए क्या है? उस बलून का सरफेस एरिया, ठीक है। ये फ़र्क है यहाँ पर एरिया का, बट अल्टीमेटली इट इज़ एरिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर इस केस में? इट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेन। ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर एक्सपांशन हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर कंप्रेस कर रहा है तो नेगेटिव। यहाँ पर लेंथ बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, लेंथ कम हो रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। रॉड के ऊपर खड़े हो गए तो लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन लेंथ नेगेटिव। तो ये स्ट्रेन की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब कम होगा डायमेंशन, और पॉजिटिव कब? जब बढ़ेगा, है ना। उल्टा सोचो, अंदर से हमने फोर्स लगाया होता तो, अंदर से फोर्स लगाते तो क्या होता? ये पॉजिटिव आ जाता, और बाहर से फोर्स लगाते तो नेगेटिव, है ना। दोनों ही केस में फॉर्मूला यही है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। सो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस? इसका यूनिट क्या होगा? नो यूनिट। मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर क्यूब, नो यूनिट, है ना। सारे स्ट्रेन को यूनिट नहीं होगा, और सारे स्ट्रेस को यूनिट क्या है? देखो, स्ट्रेस को यूनिट वही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सभी को। और थर्ड जो बचा है, देखो वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए एक और नाम है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक और नाम है, यहाँ पर नाम बता देता हूँ सिर्फ, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। उसी चीज़ के लिए दो नाम है। हाइड्रोलिक कहाँ पर वर्ड यूज होता है, कहाँ पर हाइड्रोलिक्स लगाते हैं हम लोग? सिंपल एग्जांपल बता दो, सही बता रहा है वो। सिंपल एग्जांपल, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, टू व्हीलर बाइक्स देखे आपने, आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है, वो देखा है क्या? आगे जो जिसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, वो देखो सामने बाइक है ना, उसके आगे के टायर के पास वो रॉड्स है। हाँ, दोज आर हाइड्रोलिक सिस्टम्स, है ना। तो वो हाइड्रोलिक सस्पेंशंस है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। जैसे ही झटका लगेगा वो फ्लूइड वो सारा कंप्रेस होके प्रेशर है जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अगेन उसका डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इट इज़ रिलेटेड टू दिस। हाइड्रोलिक मतलब रिलेटेड टू फ्लूइड्स। वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया। लास्ट बचा है
अगर शेप चेंज हो जाए सो इट इज़ shearing स्ट्रेस। shearing स्ट्रेस मतलब क्या चेंज होगा? शेप विल चेंज। यहाँ पर क्या चेंज होगा? शेप विल चेंज। F अपॉन A, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। पर यूनिट एरिया। यहाँ पर shearing strain एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। थीटा लिखा है मैंने वहाँ पर, थीटा इज सम एंगल। ये क्या है ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। शेयरिंग, शेयर का मतलब होता है टू चेंज द शेप। शेयर मीन्स चेंजिंग द शेप। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक स्पंज है, स्पंज जैसा कोई मटेरियल है जो बहुत इजीली बेंड कर सकते हैं हम लोग, एंड इट्स अ क्यूबिक शेप। ऐसा शेप है, क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्पंज जैसा कोई तो ऑब्जेक्ट है। यू कैन थिंक ऑफ रबर पाइल ऑल्सो। रबर का ऐसा बड़ा सा हमारा जो इरेज़र होता है, ऐसा बड़ा इरेज़र इमेजिन करो। नीचे हमने फिक्स कर दिया, टेबल पे चिपका दिया, और ऊपर से यहाँ से एक फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? ऐसा सरफेस के ऊपर से लगा। सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस फोर्स? यहाँ हर जगह लग रहा है इस फेस पे। फोर्स लगा तो क्या हो जाएगा? दिस विल डिफॉर्म लाइक पैरेललोग्राम, है ना। ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा टिल्ट हो जाएगा। ऐसा था क्यूब और फोर्स लगा तो क्या हो गया? टिल्ट हो गया। आप सोच सकते हो शूज़ के जो बॉक्स होता है ना, शूज़ नए लेंगे तो बॉक्स होता है, उसको ऐसे साइड से नीचे चिपका दो, साइड से फोर्स लगाओ, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ शेप। तो यहाँ पर क्या हुआ? ड्यू टू दिस फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एरिया। एरिया कौन सा लेंगे? ये वाला। फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, इस फेस पे। सो एरिया कौन सा लेंगे? ये फेस का एरिया। सो फोर्स पर यूनिट दिस एरिया इज शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है? तो ये वाला एंगल, दिस थीटा एंगल इज शेयरिंग स्ट्रेन। और ये थीटा कितना होगा? सिंस वी नो कि ये जो चेंज इन लेंथ है, दिस इलोंगेशन और दिस शेप चेंज इज़ वेरी स्मॉल, एक्स जो है ये छोटा रहेगा, एंड लेट अस से दिस इज कैपिटल एल, लेंथ ऑफ दिस और हाइट ऑफ दिस बॉक्स। तो हम लोग थीटा को क्या लिख सकते हैं? एक्स बाई एल लिख सकते हैं। ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला? एस इक्वल टू आर थीटा, याद है क्या? थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। कब कर सकते हैं? फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। दूसरा तरीका, tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? tan ऑफ थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस। फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इक्वल टू थीटा, वापस से यही आ गया। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x बाई एल। x इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड l इज द सेपरेशन और द सेपरेशन बिटवीन टॉप लेयर एंड द बॉटम लेयर, है ना। सो दैट विल बी स्मॉल एल। तो ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। tan थीटा भी लिखते हैं, बुक में लिखा हुआ है tan थीटा और थीटा दोनों लिखा है। फॉर स्मॉल एंगल्स इट विल बी थीटा और tan थीटा, कुछ भी लिखो एक ही बात है। सोचो ना आप किसी चीज़ को, सपोज मैंने बहुत तेज़ी से इस पर फोर्स लगाया ऐसे करके, कितना बेंड हो गया? कितना बेंड हो गया बीम? नहीं हुआ ना। और पूरी बिल्डिंग के वेट से भी, या बहुत तेज़ी से हवा आ जाए तो हमारी बिल्डिंग कितनी बेंड हो जाएगी? ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो अरब की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो बेंड होती है और कुछ मिलीमीटर्स से होती है। हमारी बिल्डिंग छोटी है। मतलब जापान में भी वो अर्थक्वेक्स आते थे ना, वो तो उस डायरेक्ट सीमेंट यूज नहीं करते थे, वो काइंड ऑफ ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स करे, तो वो भी थोड़ा इलास्टिक करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, है ना। रिजिड करेंगे तो टूट जाएगा, ब्रेक नहीं होना चाहिए। वैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज भी बेंड होने चाहिए,
ब्रिज भी इलास्टिक होने चाहिए, अगर इलास्टिक नहीं होंगे तो टूट जाएंगे। हमारा ये जो फ्लाईओवर है ना यहाँ का, तो उसके नीचे देखना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि कितना भी हेवी ट्रक आ जाए इट विल स्लाइटली बेंड, ट्रक चला जाएगा वापस से रिस्टोर कर जाएगा। सो इलास्टिक बनाया जाता है ब्रिजेस को। क्यों बनाते हैं? रीज़न सिंपल है, अगर इलास्टिक नहीं बनाएंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट। अब एक और एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, ये किया था हुक ने, रॉबर्ट हुक। इट्स अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे यहाँ पर ही। हेडिंग दे दो हुक्स लॉ। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या है सुनो। व्हाट ही डिड, एक रिजिड सपोर्ट लिया जैसे कि सीलिंग, एक मेटल का वायर लिया, देन इस वायर को एक पैन के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर वेट डालना चालू किया। दिस इज़ पैन, खाना बनाने का पैन नहीं है, सिंपल एक छोटा सा वेट पैन है जिसके अंदर वज़न डाल सकते हैं, और इसके अंदर वेट डालना चालू किया। व्हाट विल हैपन, these weights will exert downward force mg, which is this weight plus mass of this particular weight plus span into g, ये हो जाएगा mg, डाउनवर्ड फोर्स। दिस डाउनवर्ड फोर्स इज़ अ कांस्टेंट फोर्स है ना, mg ये कांस्टेंट फोर्स होता है। दिस विल इलोंगेट दिस वायर, दिस इज मेटल वायर, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड, ये वेट बढ़ाते गए। सो वेट बढ़ाया मतलब क्या बढ़ा, स्ट्रेस होता है यहाँ पर स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है बच्चों, ये वायर है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, फोर्स इज mg, तो ये हो जाएगा mg अपॉन वायर का एरिया। जनरली पायर स्क्वायर ही होता है, जनरली राउंड वायर होता है। सो दिस विल बी फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस इन दिस केस, ठीक है। तो ये किसका हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, हुक ने जो किया था वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ही यूज्ड अ स्टील वायर, ऐसा वेट लगाया एंड देन ही इंक्रीज दिस एम, एम बढ़ाते गए। तो एम के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको स्ट्रेस की अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएगी, सिंस रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। देन व्हाट ही डिड, ही मेजर्ड द लेंथ, इनिशियल लेंथ ये था, देन बाद में लेंथ और बढ़ गया, बाद में लेंथ और बढ़ गया, एंड ही मेजर्ड द इलोंगेशन स्मॉल एल। स्मॉल एल की अलग अलग वैल्यूज़ मिली फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम। दिस इज़ कॉल्ड लोडिंग। लोडिंग मतलब हमने वेट बढ़ाते गए, लेंथ बढ़ते गया, ठीक है। ये बनाया और इस पे से स्ट्रेन निकाल लिया। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये स्ट्रेन भी निकाल लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अनलोड किया। अनलोड मतलब ही रिमूव द वेट। पहले लेट अस से 10 ग्राम से स्टार्ट किया, 10, 20, 30, 40, 50, 50 ग्राम तक वेट बढ़ाया। देन व्हाट ही डिड, रिमूव द वेट, 50 से वापस से 50, 40, 30, 20 एंड सो ऑन। सो वेट इंक्रीज़ किया, देन डिक्रीज़ किया। इनिशियली लोड किया, बाद में अनलोड किया, लोडिंग एंड अनलोडिंग। और दोनों ही केस में ही नोटेड दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, एंड व्हाट ही फाउंड, उसका ग्राफ बनाया, एंड द ग्राफ वॉज लाइक दिस। Stress and strain graph was like this, stress, strain and the graph was a straight line. ये ग्राफ क्या बता रहा है, स्लोप कांस्टेंट है या स्ट्रेस is directly proportional to strain. So this is Hooke's law. एक्सपेरिमेंट देखो वापस से, ये रिजिड सपोर्ट, ऊपर मेरे हाथ जो है ये रिजिड सपोर्ट, ये लगाया मैंने नीचे से स्ट्रेस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे हम लोग, थोड़ा फोर्स लगा, देखो स्ट्रेन हुआ गया, लेंथ बढ़ा, और फोर्स लगाया और लेंथ बढ़ा, और फोर्स लगाओ। जितना फोर्स बढ़ेगा उतना लेंथ बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ा उतना स्ट्रेन बढ़ा। स्ट्रेस और इंक्रीज़ किया, स्ट्रेन और इंक्रीज़ हो गया। सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विदिन इलास्टिक लिमिट, विदिन इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या है, व्हेन ही इंक्रीज्ड दिस वेट फर्दर, पहले 10 से लेके 50 ग्राम तक किया, फिर 100 से लेके 500 ग्राम तक किया, फिर 5 किलो तक किया, एंड व्हाट ही फाउंड,
up to certain level this graph is a straight line, but beyond certain level the graph tends to change. तो यहाँ पर जहाँ से वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. इसके आगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसके आगे क्या हो रहा है वो हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है अपना. तो जब तक वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तब तक उस लिमिट को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, एंड विद इन दैट इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, तो ये आ गया हुक्स लॉ. हेडिंग दे दो हुक्स लॉ, ग्राफ बनाओ, स्टेटमेंट लिखो. सो व्हाट इज कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यू कैन से अगर ये इसको प्रोपोर्शनल है तो कुछ तो कांस्टेंट आएगा. सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी सम कांस्टेंट m. कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैट कांस्टेंट m. where this m is constant of proportionality and it is called modulus. इसको नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो जो m है, m इज़ नॉट मास, याद रखना, कैपिटल M लिखा है, एंड इट इज़ सिंबल ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो इट इज़ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन. सो व्हाट इज़ यूनिट ऑफ m? यूनिट ऑफ m क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ m? हाँ, सेम. इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका तो यूनिट ही नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय नो यूनिट, क्या आ जाएगा यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा. ठीक है, तो सेम यूनिट आएगा. अब हमारे स्ट्रेस के कितने टाइप्स थे? स्ट्रेन के भी 3 टाइप थे, तो इसके कितने टाइप्स होंगे? पहला जो आएगा दैट इज यंग्स मॉड्यूलस. यंग ने दिया था इसलिए यंग्स मॉड्यूलस. सो यंग्स मॉड्यूलस. एंड दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. ये जो है अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा, वायर वाला एक्सपेरिमेंट, उससे आता है. ठीक है, वायर वाला एक्सपेरिमेंट से. सेकेंड मॉड्यूलस कौन सा है? के. इट इज़ कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस. ये बल्क ने नहीं दिया था, नहीं तो आप सोचो कि ये यंग ने दिया तो ये बल्क ने दिया. बल्क का मतलब होता है बड़ी चीज़, है ना. यहाँ पर वॉल्यूम उससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है. सो बल्क मॉड्यूलस इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. ठीक है, यूनिट क्या आएगा इन दोनों का? यूनिट क्या आएगा इसका और इसका? यूनिट बता. यही यूनिट आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी वही यूनिट, सबका यूनिट एक ही है. थर्ड, ईटा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. दूसरा नाम है शियर मॉड्यूलस. दूसरा नाम है शियर मॉड्यूलस. ये आ जाएगा शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. ठीक है, ये मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो टेबल में, क्योंकि हम आगे फार्मूला लिखने वाले हैं इसके, तो साइड में जगह रखो. वी विल राइट द फार्मूला फॉर देम. हर एक के लिए फार्मूला भी लिखेंगे. सिंपल डेफिनेशन है ना, 3 स्ट्रेस है, 3 स्ट्रेन है, तो 3 मॉड्यूलस भी होने चाहिए. चलो अभी फार्मूला बनाते हैं हर एक का. यंग्स मॉड्यूलस में हमने क्या किया था? वी हैव यूज्ड अ वायर, मेटल वायर लिया था, एंड देन इस पर फोर्स लगाया. ड्यू टू दैट फोर्स द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस. ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, स्मॉल एल इज इलोंगेशन ड्यू टू दिस फोर्स एफ. ये फोर्स कितना था? दैट वाज mg. हमने वेट लगाया था, वी हैव एडेड वेट
टू द पैन, याद करो एक्सपेरिमेंट अभी बताया हुआ। और ये जो एरिया होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इन केस ऑफ मेटल वायर, है ना, जनरली राउंड होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आ जाएगा फोर्स विच इज़ mg अपॉन एरिया विच इज़ पाई आर स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेन कितना, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। रीअरेंज करो इसको, क्या आ जा रहा है, रीअरेंज करो क्या आ जाएगा, दिस विल बी mg कैपिटल L ऊपर अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल l नीचे। ये फॉर्मूला हम लोग कई जगह पे यूज़ करेंगे। याद रखना है ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब एक वायर है जो राउंड शेप का है। अगर रेक्टेंगुलर शेप का वायर दे दिया तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर की जगह एरिया लिख दोगे, है ना। तो कुछ टेंशन नहीं लेना है कि वो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखे, दैट इज़ एरिया, है ना। लेंथ तो रहेगा ही, mg की जगह कुछ और फोर्स आ सकता है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस वॉज अगेन, इसका एग्जांपल देखो, बलून ले लो, ये बलून है। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ बलून के साथ। आपने वो गैस बलून देखे क्या जो हवा में उड़ जाते हैं, हीलियम बलून्स या फिर हाइड्रोजन बलून। हाइड्रोजन बलून अभी नहीं यूज़ करते, वी यूज़ हीलियम बलून्स। तो हीलियम बलून्स को अगर आप छोड़ दोगे, व्हाट विल हैपन, इट गोज़ अप। कहाँ तक जाते हैं, बहुत हाइट तक, बहुत ज़्यादा हाइट तक। एंड एज इट गोज़ अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, सो व्हाट विल हैपन। यहाँ पर अर्थ पर हमने इस बलून को बनाया तो अंदर प्रेशर P है, बाहर प्रेशर, अंदर प्रेशर P इन, बाहर प्रेशर P आउट। आउटसाइड प्रेशर इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पर है, इस हाइट पे मेरे पास अगर गैस बलून है तो आउटसाइड प्रेशर इज़ वॉट एवर द प्रेशर ऑफ दिस रूम इज़, है ना। सो लेट अस से 1 एटमॉस्फेयर के आसपास है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, स्लाइटली मोर। क्यों, क्योंकि गैस का बलून अंदर भरा हुआ है ना, गैस अंदर भरा है तो कंप्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ द बलून, है ना। तो अंदर का प्रेशर स्लाइटली ज़्यादा है ना। व्हाट विल हैपन, एज यू मूव अप, ये गैस बलून को हमने छोड़ दिया, ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, ऊपर जाते ही ये जो प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होता है। जितना आप हाइट पे जाते हो द प्रेशर डिक्रीजेस, ये पता है सभी को, है ना। बॉम्बे के कंपैरिजन में नासिक में प्रेशर कम होता है बिकॉज हम लोग हाइट पे 400 मीटर हाइट पे है। बॉम्बे 0 लेवल पे है, नासिक 400 मीटर हाइट पे, तो हमारे यहाँ पर प्रेशर कम होता है। और ऊपर जाएंगे तो और प्रेशर कम, और ऊपर जाएंगे और प्रेशर कम। सो प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ पर अंदर का तो प्रेशर फिक्स है, सो व्हाट विल हैपन, द बलून विल एक्सपांड। तो ये वाली कंडीशन इसी के बराबर है। यहाँ पर बलून क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। अगेन कितना एक्सपांड होते रहेगा, कुछ तो लिमिट होगी रबर की, खींचते जाओ क्या होगा, कहीं जाके बहुत बड़ा, इतना सा बलून एक पर्टिकुलर हाइट के बाद इतना बड़ा हो जाता है एंड आफ्टर सर्टेन लिमिट क्या हो जाएगा, इट विल एक्सप्लोड। तो ऊपर हाइट पर जाके वो एक्सप्लोड होता है ना। सो यहाँ पर द वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना। और व्हाट विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट एरिया ऑफ दिस बलून विच इज़ प्रेशर। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ प्रेशर, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, प्रेशर है इस केस में। और ज़्यादातर केस में यही होगा, इसके जो एग्जांपल्स लेंगे। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम dv अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम v। सो dv अपॉन v, अगर एक्सपांड हो रहा है तो dv पॉजिटिव, कॉम्प्रेस हो रहा है तो dv नेगेटिव, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सही तो लिखा है। P V बाई डी वी, ऐसा लिख सकते हो आप। कई जगह पे P की जगह हम लोग dP लिखते हैं, वी राइट dP इंस्टेड ऑफ P बिकॉज dP इज़ द चेंज इन प्रेशर। क्योंकि यहाँ पर हम हाइट पे जा रहे हैं तो प्रेशर में चेंज आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ P वी राइट इन सम केसेस dP, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V dP बाई डी डेरिवेटिव फॉर्म में, है ना। अगर थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है तो उस केस में हम ऐसे लिखते हैं। और लास्ट केस में कैसे किया था हमने, एक क्यूब लिया था
यहाँ से टेढ़ा फोर्स लगाया, टेढ़ा फोर्स लगाते ये बॉक्स टेढ़ा हो गया बाय एंगल थीटा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस इट इज़ एफ टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पे लग रहा है वो, डिवाइड बाय स्ट्रेन था थीटा। सो इसका फॉर्मूला आ जाएगा एफ अपॉन ए थीटा। फॉर्मूला थोड़े बहुत अलग अलग है बट द कंसेप्ट इज सेम, यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। फाइन, आगे बढ़े। अब देखो मैंने आपको पेज नंबर 105 तक पढ़ा दिया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। ये बल्क मॉड्यूलस तो हमने पढ़ा। बल्क मॉड्यूलस पे का अगर रेसिप्रोकल लेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये मैंने याद करो स्टार्टिंग में बात किया था इस पर। सो व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, किसी भी चीज़ की कॉम्प्रेस होने की एबिलिटी, वो कितना कॉम्प्रेस हो सकता है, मतलब वो कितना वेट बेयर कर सकता है, वो कितना प्रेशर बेयर कर सकता है, ठीक है। सो कॉम्प्रेसिबिलिटी इज़ 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, और ये हमारे बीम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन करते हैं हम लोग। क्यों डिफाइन करते हैं? अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी इनफ नहीं होगा तो स्ट्रक्चर गिर सकता है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी शुड बी मोर। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। सो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी? यूनिट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा यूनिट कर दो। सो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो कितना मीटर स्क्वायर में उसका एरिया चेंज होगा। यू कैन थिंक ऑफ दिस इन दैट वे, है ना। और तो ठीक है, और कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन्स रेशो। आप लॉजिक से सोचो, मेरे पास एक वायर है, ये इनिशियली उसका लेंथ था, ये इनिशियल एरिया था। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही क्या हो जाएगा? द लेंथ ऑफ वायर विल increase. What about its area? Length increases and area, ऑब्वियस बात है ना। यहाँ देखो, ये वायर है, मेटल का वायर, ठीक है। इसको मैंने खींचा, लुक एट इट्स थिकनेस, लेंथ बढ़ रहा है, थिकनेस कम हो रहा है, हुआ कम हो रहा है, नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेंथ इंक्रीजेस एंड एरिया डिक्रीजेस। सो देर इज सम रिलेशन बिटवीन दिस ऑल्सो। लेंथ और एरिया में भी एक रिलेशन है। लेंथ और एरिया मतलब क्या है? यहाँ पर है दिस एल इज हियर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन है ये? लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। और ये एरिया से रिलेटेड कौन सा स्ट्रेन है? ये वाला, साइड वाला स्ट्रेन। इसको हम बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। लेट अस से इतना चेंज आ गया, ये ओरिजिनल था, सो दिस अपॉन दिस इज लैटरल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, this is lateral strain, and lateral strain is proportional to what? Longitudinal strain. जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना वायर पतला होगा, तो उतना lateral strain ज़्यादा होगा। सो इन दोनों का रेशो क्या होगा? That ratio is called Poisson's ratio. So Poisson's ratio is defined as ratio of lateral strain to longitudinal strain. तो मैं इस पे से डिफाइन कर रहा हूँ, पॉइजन्स रेशो इज रेशो ऑफ lateral strain to longitudinal strain. lateral strain to longitudinal strain. लीनियर लिखा हुआ है अपने बुक में, लीनियर स्ट्रेन या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एक ही है ना।
लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल, लेटरल मतलब ऐसा, लॉन्जिट्यूडनल मतलब अलॉन्ग लेंथ। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला देख के बताओ कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पॉइजन्स रेशो। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 106 ओपन करो ज़रा, पेज 106, टेबल देखो वहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, ग्लास कांच, उसका पॉइजन्स रेशो कितना है देखो। हाँ, स्टील का, एल्यूमिनियम का, ये रेशो ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा मेलेबल, मतलब उसकी और ज़्यादा पतली वायर बना सकते हैं। तो गोल्ड का देखो कितना है, तो गोल्ड आप देखो, गोल्ड जो ओरिजिनल है और स्टील दोनों को कंपेयर करो, कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, गोल्ड इज़ सॉफ्ट, स्टील थोड़ा हार्ड होता है। तो ये हार्डनेस के बारे में भी बता रहा है हमको, है ना, बट हार्डनेस इज़ डिफरेंट कंसेप्ट, बट इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है हार्डनेस का, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। विल स्टॉप हियर।